students, the topic for today's discussion is phase of the AC, जिसको हम alternating current का नाम दे चुके हैं। हमारे पास जो भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी होती है उसकी वैल्यू चूंकि टाइम के लिहाज से चेंज हो रही होती है और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी क्या वैल्यू है वो करस्पॉन्ड करती है उसके फेज को। तो हम ये कहते हैं फेज ऑफ एसी को डिफाइन करने के लिए द एंगल थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी which specifies the instantaneous value of alternating voltage or current. Alternating voltage or current is called phase of AC. तो ये एंगल हमें दो चीजों के बारे में बता रहा है कि एक तो जो उसकी डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन के लिहाज से उसकी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या वैल्यू है और हम उसको कहते हैं कि वो उसका क्या है, फेज है। हमारे पास जो वोल्टेज हमने कल डिस्कस भी की, जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से भी हमें मिली, वो V इक्वल्स टू V नॉट साइन थीटा, या हम उस थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ V नॉट साइन ओमेगा टी। और ये हम बड़ी डिटेल में कल पढ़ चुके हैं कि किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर थीटा की क्या वैल्यू है। जब टाइम 0 होगा तो थीटा भी 0 होगा, जब टाइम t/4 होगा तो थीटा π/2 होगा, जब टाइम t/2 होगा तो थीटा हमारे पास पाई होगा, जब टाइम 3t/4 होगा तो हमारे पास थीटा क्या होगा, 3π/2 होगा, जब टाइम स्मॉल t कैपिटल T के बराबर होगा तो थीटा 2π होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। हम ये कहते हैं कि अगर इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम देखें तो मुख्तलिफ फेज एंगल्स पर अगर हमारे पास टाइम के लिहाज से उसके फेज एंगल, या अगर हम टाइम के लिहाज से अगर मैं इस इक्वेशन को प्लॉट करूं, इसका ग्राफ बने, तो आप लोग देख सकते हैं चाहे वो टाइम के लिहाज से हो, तो टाइम के लिहाज से अगर होगा तो हम ये कहेंगे कि उसका हमारे पास जब टाइम 0 था तो वोल्टेज भी 0 थी, और हमारे पास जब टाइम t/4 हुआ तो वोल्टेज अपनी मैक्सिमम पीक वैल्यू पर पहुंच गई। क्यों? क्योंकि साइन हमारे पास 90 हो जाता है t/4 पर। मैं वो लिख भी देता हूं कि टाइम और क्रॉसपॉन्डिंग थीटा, मैं दोनों की वैल्यूज इकट्ठे लिख रहा हूं ताकि हमें आसानी हो जाएगी समझने में। हमारे पास टाइम के बाद जब नेक्स्ट वैल्यू t/2 आएगी और 3t/4 आएगी और अगेन t आएगी, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल्स थे वो हम पढ़ चुके हैं कल। जब टाइम 0 होगा तो थीटा भी 0 डिग्रीज होगा, जब टाइम t/4 होगा तो थीटा π/2 होगा, और जो हमारे पास टाइम t/2 पर आ जाएगा तो थीटा हमारे पास पाई आ जाएगा, और अगेन हमारे पास 3t/4 पर 3π/2 आ जाएगा, और t पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2π आ जाएगा। तो मैंने थीटा और टाइम के क्रॉसपॉन्डिंग दोनों के रिजल्ट में हमने ये बात देख ली कि हमारे पास मुख्तलिफ इंस्टेंट्स ऑफ टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, चाहे वो वोल्टेज का फंक्शन है या करंट का फंक्शन है, तो वो हम कहते हैं कि डिपेंड कर रही है उसके फेज पर। जैसे हम ये देख सकते हैं कि जब उसका फेज एंगल π/2 था तो उस वक्त जो वोल्टेज फंक्शन थी वो अपनी पॉजिटिव पीक पर थी। कैसे? साइन 91 1 मल्टीप्लाइड बाय v नॉट, तो वो मैक्सिमम वैल्यू है। और जब 3π/2 है तो हम ये कहेंगे कि उस वक्त वही वोल्टेज जो है वो अपनी नेगेटिव पीक पर होगी, और हम उसे -v नॉट का नाम देंगे, क्योंकि साइन 270 -1 होता है और -1 मल्टीप्लाइड बाय v नॉट -v नॉट आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, यहां से अगर हम देखें तो हम ये अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं कि फेज एट पॉइंट्स A, B, C, D एंड E, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक पर लिखे हुए हैं कि ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट अगर B है, ये पॉइंट अगर C है, ये पॉइंट अगर D है, और ये पॉइंट अगर E है, तो पॉइंट A पर जो फेज होगा मैं इसी के साथ ऐसे ही लिख लेता हूं, वो है 0। पॉइंट B पर जो फेज है वो है π/2, पॉइंट C पर जो फेज है वो हमारे पास पाई है,
पॉइंट डी पर जो फेज है वो हम देख सकते हैं 3π/2 है, और पॉइंट ई पर जो फेज है वो कितना है, 2π है। तो ये फेज हमें ये बताता है कि इस इंस्टेंट पर टाइम के और एंगल के हमारे पास फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, यानी कि वो उस फंक्शन की फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। तो ये हमारे पास फेज की वैल्यूज थी। और हम यहां से इस कर्व से ये भी देख सकते हैं कि इस साइन फंक्शन में जो पॉजिटिव पीक आती है वो किस फेज पर आती है, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, जिसको आप पॉजिटिव पीक का नाम दे सकते हैं, पॉजिटिव पीक, वो किस फेज पर आती है, वो आती है एट π/2। और इसी तरह से अगर हम यहां पे दूसरी लिखें कि मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, जिसको आप क्या नाम दे सकते हैं, नेगेटिव पीक का नाम दे सकते हैं, वो कहां पर आती है, एट 3π/2। ये हमारे सामने है। ये फेज एंगल हमें इन वैल्यूज के बारे में बताता है। इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट टर्म है कि ये तो एब्सोल्यूट फेज कहलाएगा, किसी एक ही क्वांटिटी का किस भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसका एंगल क्या है, उसका फेज क्या है, और उसकी उस वक्त पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है, ये उसका एब्सोल्यूट फेज कहलाएगा। और अगर हमारे पास कोई एक वेव फॉर्म ना हो, दो वेव फॉर्म्स हो, और दोनों वेव फॉर्म्स की किसी एक पॉइंट पर हमने ये देखना हो, तो अगर तो उनके फेज जो होंगे वो एक जैसे होंगे तो हम कहेंगे उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, और अगर वो एक जैसे नहीं होंगे तो उनमें कोई फेज डिफरेंस जरूर होगा। अगर हम ये कहें कि दो वेव फॉर्म्स में कोई फेज डिफरेंस मौजूद है, इट्स मीन कि कोई फिर एक का फेज ज्यादा होगा और दूसरी का फेज कम होगा। तो जिसका फेज ज्यादा होगा हम उसको कहेंगे कि उसका फेज लीड कर रहा है दूसरी से, और जिसका कम होगा उसको हम कहेंगे कि उसका फेज लैग कर रहा है दूसरी से। इसी की कॉन्सेप्ट में हमारे पास फेज लैग एंड फेज लीड का कॉन्सेप्ट आता है कि यानी कि अगर हम ये एक वेवफॉर्म जो पहले हमने ऊपर ड्रॉ की हुई है, जिसको हमने डिस्कस किया है, अगर हम इसी को डिस्कस करें तो हमारे पास इसकी जो वेवफॉर्म है, अगर कुछ इस तरह से मैं बना भी लूं पहले, तो इस वेवफॉर्म को आप देख सकते हैं, जो हमने ऊपर फंक्शन ड्रॉ किया हुआ था उसी के कॉरस्पॉन्डिंग है ये, कि हमारे पास इसका जो फेज है मैं वो यहां पे लिखता हूं 0, और इस पॉइंट पर इसका फेज क्या होगा, π/2, और इस पॉइंट पर इसका फेज क्या होगा, पाई, आपके सामने लिखे हुए हैं। और नेगेटिव पीक पर जो मैंने आपको ये लिख भी दिया है कितना है, 3π/2 है, और इस पॉइंट पर कितना है, 2π है। अगर हम इसके साथ एक और वेवफॉर्म ड्रॉ करें और वो कुछ इस तरह से हो कि वो 0 की बजाय नहीं नेगेटिव पीक से स्टार्ट होगा सपोज, तो इन पॉइंट्स को अगर हम ड्रॉ करें, तो ये इस तरह की वेवफॉर्म बनेगी आपके सामने आ गई। इस वेवफॉर्म को अगर हम देखें तो हमारे पास इसके जो फेज एंगल्स हैं वो मैं लिख देता हूं कि ये अभी मैंने जैसे कहा नेगेटिव पीक 3π/2, तो आप इसे कह सकते हैं ये 3π/2 यानी कि 270, उसके बाद 2π यानी कि 360, और 360 या 2π को हम कहते हैं कि वो 0 भी है। तो मैं अगर इसे 0 कंसीडर कर लूं तो हमें समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसका π/2, और इस पॉइंट पर पाई, और उस पॉइंट के बाद हमारे पास पाई के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 3π/2, और इसी तरह से
फिर यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आगे अगर हम लिखना चाहें तो वो 2 पाई यहाँ पर हो जाएगी जाके। तो इन शॉर्ट हम यहाँ इधर देखते हैं। मैं ये 2 पाई और 0 वाला कॉन्सेप्ट पहले आपको बता दूं कि अगर सपोज कभी भी कोई चीज एक सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही हो, तो सर्कल में कभी भी कोई चीज जब घूमती है तो हमें ये पता है कि किसी ना एक रेफरेंस पॉइंट से उसका स्टार्ट जरूर होना होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें कि ये पॉइंट हमारा रेफरेंस है और इस रेफरेंस पर ही अगर आपका ऑब्जेक्ट मौजूद होगा जिसने अभी घूमना स्टार्ट नहीं किया, तो उसका फेज 0 होगा, 0 डिग्री। और जब वो यहाँ आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा वो 90 डिग्रीज है, और जब यहाँ आएगा तो हमें पता होगा वो 180 डिग्रीज है, और जब यहाँ होगा तो हमें पता है वो कितना है 270, और जब अगेन यहाँ पर आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्रीज। अब 0 और 360 को एक ही बात लेते हैं। अब समझिएगा, मैंने इसे कहा कि अगर ये 3 पाई बाय 2 है तो इसके बाद ये 2 पाई होगा, और 2 पाई की जगह पर हम सिंपली 0 भी लिख सकते हैं कि नेक्स्ट वेव फॉर्म अगर देखें तो ये स्टार्ट होगी, तो हम इसे 0 लिखें या 2 पाई बाय 2 पाई लिखें, वो एक ही बात है। अब इन दो वेव फॉर्म्स में अगर फेज का कोई डिफरेंस है तो वो हमें बताएगा कि कौन सी वेव फॉर्म लीड कर रही है और कौन सी लैग कर रही है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम लिखेंगे the difference of phase between two alternating quantities is called phase lag and phase lead। अब अगर हम इस रेड वाली वेवफॉर्म को वेवफॉर्म नंबर 2 का नाम दे दें, और इस ब्लैक वाली को वेवफॉर्म नंबर 1 का नाम दे दें, और इनके एब्सोल्यूट जो हमारे पास ब्लैक वाली वेवफॉर्म है जिसे वेवफॉर्म 1 का नंबर दिया, उसके फेज मैंने जो इस रेफरेंस या हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर लिख दिए, और जो रेड वाली है उसके मैंने रेड से ही नीचे लिख दिए। आप कोई से दो पॉइंट्स को कंपेयर कर लें आपस में। जब हमारे पास रेड का फेज 0 था तो ब्लैक वाली का फेज पाई बाय 2 था, और जब रेड का फेज पाई बाय 2 हुआ तो वो पाई हो गया, और जब रेड का पाई हुआ तो वो 3 पाई बाय 2 हो गया, जब रेड का 3 पाई बाय 2 हुआ तो ये 2 पाई। यानी कि अगर हम देखें ये 90 डिग्रीज है या 0 डिग्रीज है, ये 180 है ये 90 है, तो अगर इन दो पॉइंट्स को आप कंपेयर करें तो आपको क्या लगेगा कि इसका फेज 90 डिग्री इस 0 से ज्यादा है। तो इस केस में हम ये कहेंगे कि वेवफॉर्म 1 लीड्स वेवफॉर्म 2 बाय कितने फेज एंगल से, बाय पाई बाय 2। आप कोई से दो पॉइंट्स को कंपेयर कर लें, चाहे पाई बाय 2 और 0 को, पाई को और पाई बाय 2 को। अगर मैं इसके लिए लिखूं ऐसे कि पाई बाय 2 माइनस 0 तो आंसर आएगा पाई बाय 2, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं पाई माइनस पाई बाय 2 तो अगेन पाई बाय 2 आ जाएगा, और अगर मैं इसे ऐसे लिखूं हमारे पास 3 पाई बाय 2 माइनस पाई तो वो भी हमारे पास पाई बाय 2 आ जाएगा। गर्ज ये कि हम कोई से दो पॉइंट्स को अगर इन दोनों वेवफॉर्म्स के आपस में कंपेयर करें तो उन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस मौजूद है जो ये बताएगा कि कौन सी वेवफॉर्म लीड कर रही है और कौन सी वेवफॉर्म लैग कर रही है। अगर इसी के करॉस्पॉन्डिंग हम एक और वेवफॉर्म भी बना लें, अब इस केस में अगर हम देखें ये भी उसके करॉस्पॉन्डिंग वेवफॉर्म है, जैसे पहले मैंने वो ब्लैक वाली लिखी थी और उसके फेज एंगल को मैंने ऊपर लिखा है, तो वो वही है जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये अगर 0 है और ये पॉइंट जो है उसका पाई बाय 2 है और ये पॉइंट उसका पाई है, और यहाँ पर उसका फेज नेगेटिव पीक पर अगर 3 पाई बाय 2 है, ठीक है जी, और यहाँ जब ये वेवफॉर्म मुकम्मल हो जाती है तो 2 पाई। जबकि इसके करस्पॉन्डिंग जो दूसरी ब्लू वेवफॉर्म है अगर हम देखें तो ये उसकी पॉजिटिव पीक है, जो कि हमें इस बात का अंदाजा है कि मैंने यहाँ पर ही स्टार्ट पर आपको लिखकर बता दिया था कि पॉजिटिव पीक उस ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की साइन फंक्शन की कहां पर है,
π/2 पर, तो ये π/2 है। उसके बाद नेक्स्ट पाई हो जाएगा, π/2 अगर 90 है तो 90 के बाद 180 होगा, तो ये पाई 90 के बाद 180, 180 के बाद 270, तो ये 3π/2 हो जाएगा और ये 2π हो जाएगा और ये पॉइंट जो है ये π/2 हो जाएगा। अगर इस केस में अब मैंने ब्लैक वाली के फेज को ब्लैक से जो अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन है और ब्लू वाले फेज को ब्लू कलर से जो कि बिलो द फेज हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने उसे लिखा है, तो इस केस में अगर हम देखें कोई से दो पॉइंट्स को कंपेयर अगर हम करें तो ये 0 और π/2 इनका फेज डिफरेंस भी π/2, पाई और π/2 का इनका भी π/2, 3π/2 और पाई का इनका भी। इस केस में हम अगर ब्लू वाली वेवफॉर्म को हम यहां पर वेवफॉर्म नंबर 2 का नाम दें और ब्लैक वाली वेवफॉर्म जो पहले से हम कह रहे हैं कि ये ब्लैक वेवफॉर्म जो वेवफॉर्म नंबर 1 है और ब्लू वाली को अगर हम नंबर दे दें कि वेवफॉर्म नंबर 2 है, तो इस केस में क्या होगा कि ब्लू का फेज ब्लैक के फेज से 90 डिग्री ज्यादा है। यहां पर ब्लू 90 है, ब्लैक 0 है, यहां पे ब्लू 180 है, ब्लैक 0 है, यहां पे ब्लू हमारे पास 270 है और ब्लैक 180 है। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि जो ब्लू वेवफॉर्म है जिसको हम वेवफॉर्म नंबर 2 का नाम देकर आए हैं, वो लीड कर रही है किससे? ब्लैक कलर से, जो क्या है वेवफॉर्म नंबर 1 है। कितने एंगल से? बाय π/2। तो इस केस में अगर वेवफॉर्म 2 लीड कर रही है 1 से, तो 1 क्या कर रही होगी? 2 से लैग कर रही होगी। जैसे हमने पहले कहा कि 1 लीड कर रही थी और 2 लैग करेगी, फिर यहां पर 2 लीड कर रही है तो 1 लैग करेगी। इन्हीं ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी इनकी कर सकते हैं। आइए देखें कि वो किस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। वो जो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अगर हमें उन्हें वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करना हो तो दो वेक्टर्स की मदद से उनके दरमियान जो फेज लीड और फेज लैग है या फेज डिफरेंस है वो बड़ी आसानी से हमें पता चल सकता है। कहता है फेज लीड एंड फेज लैग बिटवीन टू ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज कैन बी इजीली शोन बाय रिप्रेजेंटेड ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज एज वेक्टर। अगर आप ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को एज ए वेक्टर हम ड्रॉ करें तो उनके दरमियान जो फेज लीड और फेज लैग होगा उसको बड़ी आसानी के साथ हम शो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसका तरीकाकार क्या है? Alternating quantities can be represented by an anti-clockwise rotating vector। कोई भी alternating quantity है, अगर एक वोल्टेज है या करंट है, वो टाइम के लिहाज से अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक रोटेटिंग वेक्टर की मदद से। और वो वेक्टर जो रोटेट कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमने क्यों लेनी है? क्योंकि हमें ये पता है कि जो कन्वेंशन है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। कंडीशंस क्या हैं? उन कंडीशंस पर जहां पर हम एक ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को एज ए वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, कहता है उस वेक्टर की जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? वेक्टर की लेंथ रिप्रेजेंट किसको करेगी? आपकी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की पीक वैल्यू को या आरएमएस वैल्यू को। और हम ये कहते हैं फॉर एग्जांपल, और स्केल हम खुद बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास, जैसे हम पहले पढ़ते आए हैं कि एक फोर्स थी जो कि 100 न्यूटन थी, तो 100 न्यूटन की फोर्स को रिप्रेजेंट करना है एक वेक्टर की फॉर्म में, जो उसकी मैग्नीट्यूड, अगर हमें उसका वेक्टर बनाना है तो हमें उस वेक्टर को बनाने के लिए 100 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन लगानी पड़ती थी। स्केल बनाना हमारी अपनी चॉइस होती है, हम स्केल अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं कि अगर मैं ये कहूं कि 20 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आप देख सकते हैं कि 100 न्यूटन किसके बराबर होगा? 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से कोई और स्टूडेंट इसके बारे में किसी और तरह से समझता है कि 25 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो 100 न्यूटन उसके मुताबिक 4 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमारे पास जो वोल्टेज है उसकी जो पीक वैल्यू है या उसकी जो आरएमएस वैल्यू, इन दोनों में से हमें कुछ भी अगर पता हो तो हम उस पीक या आरएमएस की वैल्यू के लिहाज से उसकी वेक्टर की लेंथ कितनी होगी अपने एक स्केल के मुताबिक बना सकते हैं। जिसको मैंने एफ कहा उसी अगर आप वी कहें
और ये V की सपोज करें पीक वैल्यू है और V नॉट है, और मैं उसे कहता हूं वो 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है एक वेक्टर की फॉर्म में, तो हम उसके लिए स्केल अपनी मर्जी से बना लेंगे कि 2 वोल्ट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड 10 वोल्ट इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। इस तरह से वो कहता है कि लेंथ ऑफ द वेक्टर कितनी होनी चाहिए, किसी सर्टेन स्केल पर रिप्रेजेंट किसको करती है, पीक वैल्यू को या आरएमएस वैल्यू। दूसरी बात, वो जो दो क्वांटिटीज हैं जिनको हम आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये वेवफॉर्म्स थी, तो एक वेवफॉर्म 1 है, एक वेवफॉर्म 2 है। इस केस में हमने ये कहा था कि वेवफॉर्म 1 का जो फेज है वो वेवफॉर्म 2 के फेज से 90 डिग्री लीड कर रहा है। और अब यहाँ पर अगर हम इस वेवफॉर्म को 1 को नाम दे दें कि ये वोल्टेज है, सिर्फ नाम दे दें कि ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो हमें समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो कहता है इन दोनों की एक पीक वैल्यू, वोल्टेज की भी एक पीक वैल्यू है और करंट की भी एक पीक वैल्यू है। हम वोल्टेज की पीक वैल्यू के लिहाज से एक स्केल बना लेंगे और करंट की पीक वैल्यू का भी उस स्केल के लिहाज से उस वेक्टर की लेंथ डिफाइन कर लेंगे कि कितनी सेंटीमीटर का हमें वेक्टर की लेंथ लगानी है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इन दोनों क्वांटिटीज में से जो वेवफॉर्म 0 से स्टार्ट हो और इंक्रीज करे पॉजिटिवली, उसको हमने अपना रेफरेंस बना लेना और वो एज ए हॉरिजॉन्टल लाइन उसको हमने ड्रॉ करना है। कहता है वेक्टर इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वेक्टर आपका किस पोजीशन में होगा, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा। किस क्वांटिटी के लिए, जब क्वांटिटी 0 हो और इंक्रीज करे पॉजिटिवली। अगर आप यहां से देखें, ये जो ब्लैक वेवफॉर्म थी जिसे आपने वोल्टेज का नाम दिया है, ये 0 से इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है, 0 से नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली जो इंक्रीज करे और 0 से स्टार्ट हो, हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा। इस केस में अगर मैंने उसको वोल्टेज का नाम दिया है, क्योंकि करंट तो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो तो नेगेटिव पीक से यहां देखें आप स्टार्ट हो रहे, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगी वो 0 से स्टार्ट हो रही होगी और पॉजिटिवली इंक्रीज करेगी। तो मैं ये कह देता हूं, तो सपोज ये हमारे पास अगर ये वोल्टेज है, तो हमारे पास इस वोल्टेज को हम हॉरिजॉन्टल लाइन के तौर पर ड्रॉ कर देते हैं यहां पर, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के तौर पर यहां पर ड्रॉ कर दी। अब हमारे पास जो दूसरी क्वांटिटी है करंट, जो कि इस वोल्टेज से क्या कर रही थी, लैग कर रही थी। अगर वो लैग कर रही है तो आपने उसे क्या करना है कि उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से बना देना है, और अगर वो लीड कर रही होती तो उसे अपवर्ड डायरेक्शन में बना देते। किस एंगल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर उनके दरमियान, मैंने यहाँ नीचे और ऊपर क्यों कहा, क्योंकि इनके दरमियान जो एंगल डिफरेंस है, जो फेज डिफरेंस है, वो कितना है, π/2 का। जिस केस में हमने ये कहा था कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रही है करंट से, कितने एंगल से, π/2 से। अब मैं अगर इसको वोल्टेज कह दूं और इसको अगर करंट कह दूं, तो आप देख सकते हैं जो वोल्टेज है वो करंट से लीड कर रही है इसके मुताबिक। अब अगर हम देखें कि वोल्टेज करंट से लीड कैसे कर रही है, ये दो वेक्टर्स हैं, ये देखें, और हमने कहा था ये दोनों वेक्टर्स कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के घूमने की रफ्तार किसके बराबर होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। जिस रफ्तार से अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, उसी रफ्तार से ये वेक्टर भी घूमेंगे, यानी कि दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। इसको समझ लेते हैं। जब आपने देखा कि अगर आपकी वोल्टेज, यहां पे देखिएगा, वोल्टेज अगर 0 पर है, तो ये अगर मैं 0 कह दूं, और ये जो आपका करंट है ये आपके सामने, ये देख सकते हैं आप कहां पर है, 3π/2 पर है, यानी कि 270, 3π/2 270। अगर ये 0 है, जैसे मैंने आपको पहले सर्कल में बताया हुआ कि अगर ये देखें सर्कल में ये 270 है और ये 0 है, ये देखें ये दोनों पॉइंट, तो हम यहाँ पर, और जब ये घूमकर ऐसे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो 90 पर चली गई, π/2, और जो करंट है वो 0 पर आ गया, और फिर ये घूमेगा, जब ये 180 पर चली जाएगी तो ये π/2 पर आ जाएगी, और जब ये फिर इस तरह से मजीद घूमेगा, तो दरअसल हम ये कहते हैं ये घूमता रहता है और इसके घूमने की स्पीड उतनी ही है जितनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की इंक्रीज या डिक्रीज करने की स्पीड होती है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि वेक्टर को हमने जो स्केल बनाना है उसके मुताबिक उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। दूसरा, जो
क्वांटिटी जीरो से स्टार्ट हो और पॉजिटिव इंक्रीज करे वो हॉरिजॉन्टल होगी, और दूसरी उसके क्रॉसपॉन्डिंगली या लीड करेगी या लैग करेगी। अब यहाँ से हमें बड़ी आसानी से पता चल गया कि ये दोनों घूम रहे हैं किस डायरेक्शन में, उसको मैं बना भी देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और थर्ड कि उनकी स्पीड घूमने की और अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की सेम होनी चाहिए। अब हमारा आखिरी जो कॉन्सेप्ट है इसके बाद वो है एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स क्या होते हैं? पहले हमने जो सर्किट्स पढ़े वो डीसी सर्किट्स थे, उनमें करंट या वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टर इस्तेमाल होता था सिर्फ, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट में एसी सर्किट्स में हमारे पास करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए तीन कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर जिसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कैपेसिटर। ठीक है जी। और हम ये कहते हैं, हम इन तीनों के बारे में वैसे तो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन एसी सर्किट में ये तीनों कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। हम वन बाय वन इनमें से डिस्कस करेंगे एसी को। हम कहेंगे एसी थ्रू रेजिस्टर। सबसे पहले रेजिस्टर में से एसी का क्या बिहेवियर होता है, फिर कैपेसिटर में, फिर इंडक्टर में। अगर हम ये देखें इस बात को समझने के लिए, हम ये कहें कि हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और वो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, और वो जो हमें वोल्टेज प्रोवाइड करेगा वो भी ऑल्टरनेटिंग होगी, और उसने जिस रेजिस्टर में से पास करना है उसकी रेजिस्टेंस आर है। तो हम कहते हैं V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। हम पढ़कर आए, हमें इसकी वेवफॉर्म भी पता है, जो हम साइनोसाइडल वेवफॉर्म ड्रॉ करके आए हैं। पहली वेवफॉर्म आपके सामने है। हमारे पास ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली जैसे ही इस रेजिस्टर के दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करेगा। और हमें ये बात पता है कि वो जो करंट फ्लो करता है वो V इक्वल्स टू आई आर के रिलेशन से अगर हम फाइंड करें तो I किसके इक्वल होगा, V ओवर आर। और अगर इस इक्वेशन में v की जगह पर आप उसकी वैल्यू पुट करें साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर, तो हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं वी नॉट डिवाइडेड बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी। और वी नॉट जो पीक वैल्यू थी उस वोल्टेज की, उस पीक को डिवाइड कर देंगे इसकी रेजिस्टेंस से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसमें से गुजरने वाला पीक करंट। तो आई नॉट और साइन ओमेगा टी, तो हमारे पास जो आई करंट की इक्वेशन बन गई आई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो वोल्टेज की इक्वेशन थी वो वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम देखें कि इसमें से जो गुजरने वाला करंट आई है और इसको इसके दोनों टर्मिनल्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस था जिसे V कहा है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें तो ये भी साइन फंक्शन है, ये भी साइन फंक्शन है। जब यहां पर साइन थीटा जीरो होगा तो साइन जीरो जीरो होगा तो वोल्टेज भी जीरो होगी, यहां पर थीटा जीरो होगा तो साइन जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा, यहां पर थीटा 90 होगा तो साइन फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू साइन 91, तो वोल्टेज पीक वैल्यू पर होगी तो करंट भी पीक वैल्यू पर होगा। अगर हम इन दोनों का एक वेवफॉर्म बनाए तो हम ये आसानी देख सकते हैं कि हमारे पास जब ये साइन फंक्शन की वेवफॉर्म हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास थीटा जीरो होता है या पाई बाय टू होता है या पाई होता है या 3 पाई बाय टू होता है, तो हर फेज पर उसकी वैल्यू क्या होती है वो हमें पता है। पाई बाय टू पर वो अपनी पॉजिटिव पीक पर होता है और 3 पाई बाय टू पर नेगेटिव पीक पर होता है, और जीरो पर और पाई पर और 2 पाई पर उसकी वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि इस टाइम पर वो इस टाइम एक्सिस को बेसिकली क्या कर रहा होता है, या थीटा वाले एक्सिस को क्रॉस कर रहा होता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर ये वोल्टेज का फंक्शन है, सपोज कर लें ये पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज हमारे पास ये V नॉट है और ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेवफॉर्म, तो ये वोल्टेज इस रेजिस्टर में से जब गुजरेगा तो जो करंट आएगा उस करंट की वेवफॉर्म भी तो ऐसी सी ही होगी। क्यों भला? कि जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, जब वोल्टेज अपनी पीक पर होगा तो करंट भी अपनी पीक पर होगा, और जब वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा, और जब वोल्टेज फिर अगेन मीन पर आ जाएगा तो करंट भी जीरो हो जाएगा। और अगेन हमारे पास जब वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में हम कहेंगे उसकी वैल्यूज बढ़ेंगी
तो करंट भी बढ़ेगी, और जब अगेन वो कम होगी तो वो भी कम होगी, और रिजल्ट क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चूंकि दोनों के फंक्शन में अगर देखें तो साइन इन्वॉल्व है, तो हम कहेंगे रिजल्ट सेम आएंगे। तो दोनों के जो वेक्टर्स होंगे उनके फेज सेम होंगे, और अगर उनके फेज सेम है तो हम ये कहेंगे कि उनके दरमियान फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है। फेज डिफरेंस इसका मतलब क्या हुआ, इनमें जीरो। फेज डिफरेंस जीरो क्यों है, बिकॉज वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, वी एंड आई आर इन फेज। किस केस में, रेजिस्टर के केस में। रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं तो थीटा जीरो होगा, और अगर हमारे पास थीटा जीरो है तो हम इन्हीं दो के वेक्टर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वोल्टेज की पीक चूंकि बड़ी है और करंट की पीक चूंकि कम है, तो दोनों को हॉरिजॉन्टल मैंने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि दोनों जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं और दोनों की वैल्यूज पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही हैं, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी। अब आप यहां पर देख सकते हैं, अगर सेम डायरेक्शन सेम हो तो हम दो वेक्टर्स को कहते हैं ना कि वो पैरेलल हैं, और अगर वो पैरेलल हैं तो हम कहते हैं ना कि उनके दरमियान में एंगल थीटा जीरो है। तो ये देख लें आपके सामने फेज डिफरेंस जीरो है। अब ये वो फायदा था जिसे हम ये कहते हैं कि ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को अगर वेक्टर्स की फॉर्म में ड्रॉ कर दिया जाए तो उनके दरमियान जो फेज डिफरेंस होगा, जो ये बताएगा कि उनमें फेज लैग या फेज लीड कितना है, तो हमें आसानी पता चल जाएगा। ये बेसिकली हमारा इसके साथ कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर एक सवाल जो अराइज होता है सॉरी, वो ये होता है कि हमारे पास वोल्टेज की पीक ज्यादा है और करंट की पीक कम है। व्हाई? क्योंकि इस करंट को फ्लो करने के लिए रेजिस्टर ने जो ऑपोजिशन देनी है, जिसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो वी नॉट ओवर आर, ये देखें वी नॉट, अगर मैं ये कहूं कि वो पीक वैल्यू 10 वोल्ट है सपोज, और रेजिस्टेंस है जो 2 ओम, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 5, तो यहां पर जो करंट की पीक वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज से कम होगी। 10 थी वोल्टेज की पीक वैल्यू और करंट की पीक वैल्यू 5, तो डेफिनेटली फिर हम उसी के क्रॉसपोंडिंग जो करंट का वेक्टर होगा वो वोल्टेज के वेक्टर की वैल्यू से उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी, क्योंकि उसकी पीक वैल्यू कम है। Thank you very much, students. I hope you have really learned very much about this lecture. Please don't forget to subscribe and like our channel. Thank you very much. Allah Hafiz.